साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जीएस के फुल टेस्ट देखेंगे। पिछला वीडियो भी हमने जीएस का फुल टेस्ट देखा, अगला वीडियो भी जीएस का फुल टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के भी आगे आने वाले हैं। कुछ समय बाद 2-4 दिन में मैं पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, वो भी आप देखेंगे और साथ साथ दृष्टि आईएएस के भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है दाब पर। किस पे? दाब पर स्वतंत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई फोटॉन है? तो प्रकाश की मूलभूत इकाई फोटॉन होती है। भौतिक विज्ञान में फोटॉन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। यह प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके प्रतिरोध में जो है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। तार की लंबाई को दोगुना करने पर नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का दोगुना हो जाता है। प्रतिरोध ओम के नियम का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है? तो वो होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर, ना कि हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो 2000 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज जो होती हैं उनसे ऊपर की जो तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है, ठीक है। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण होता है जो अंदर की ओर वक्रित धसे होते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं अवतल दर्पण हमारे, ठीक है। ऐसे बने होते हैं, ठीक। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इसमें से पारा है, ठीक है। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा में अपेक्षाकृत उच्च वाष्प दाब होता है और किसी भी धातु की तुलना में यह अत्यधिक उड़नशील और वाष्पशील होता है। इसका उपयोग बैटरी, थर्मामीटर और बैरोमीटर आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। यह ऊष्मा का चालक होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर क्यों दिखाई देता है या क्यों प्रतीत होता है? तो उसका एक ही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तालाब के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी जल से विरल माध्यम यानी हवा में जाते हुए अपवर्तित हो जाती है और इस कारण तालाब के तली का प्रतिबिंब उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो अभिक्रिया के आधार पर परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी बनाई जाती है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो होता है ग्रेफाइट। जानते ही हैं, ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन परमाणुओं के छल्ले के कारण बनी परतदार संरचना इसे फिसलनदार बना देती है और इसी कारण से इसका उपयोग पेंसिल लीड में किया जाता है। ग्रेफाइट का नाम अब्राहम गोटलोब वर्नर ने 1789 ईस्वी में रखा था। यह कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक भी है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो वे तत्व होते हैं उपधातु। ठीक है, कौन से होते हैं? उपधातु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, ये 6 जो है प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। कौन कौन से? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। कभी कभी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल अविलेय है? तो कौन सा जल अविलेय है? तो इसमें से एथाइन जो होता है वो जल में अविलेय होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल में विलेय पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाए उन्हें जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक जल में विलेय है। जल में अविलेय पदार्थ जो जल में पूर्णतः न घुले उन्हें अवलेय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक जल में अविलेय है। ठीक है, तो इसमें से एथाइन जो है जल में अविलेय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं होती है मिट्टी के तेल में, क्यों? देखिए, जो केरोसिन होती है उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसलिए आप देखे होंगे जो फास्फोरस होता है उसको केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन ऑयल से जैसे ही फास्फोरस बाहर निकाला जाता है हवा के संपर्क में आने से वो जलने लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वो वहाँ रखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन 1766 से 1884 ने प्रस्तावित किया था। यह रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इसके अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उसका विनाश होता है। सबसे पहले परमाणु की खोज वर्ष 1808 से 9 में जॉन डाल्टन ने ही की थी, जो एक गणितज्ञ और रासायनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले यह प्रमाणित दिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन तरंग के प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम डेविसन और जर्मर ने की थी। किसने? डेविसन और जर्मर प्रयोग है। डेविसन और जर्मर प्रयोग ने डी ब्रोगली की पहले की परिकल्पना की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रदर्शन किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो वो होती हैं अल्फा, जो कण होते हैं अल्फा किरणें जो होती हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो ये होता है बीटा किरण। ठीक है, बीटा के कण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक वह तत्व है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किससे पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है? तो वो होता है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, यूरेनियम रेडियो यूरेनियम काल निर्धारण से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें जो है क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु सल्फर है। ठीक है, सल्फर एक अधातु होती है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? पिछले वीडियो में कुछ और बताया था। ठीक है, पुरुष जनन अंग के बारे में, इस वाले में मादा जनन अंग के बारे में। तो मादा जनन अंग से जो है किस हार्मोन का जो है स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है। मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह होती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें जो है मनुष्य सांस ग्रहण करता है और सांस छोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बिल्कुल सही है, पाली भाषा जरूर याद रखिएगा। कौशल, कौशाम्बी और वैशाली। कर्म, निर्वाण और मोक्ष की भांति पुनर्जन्म भी बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रह्मवादिनी ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो ब्रह्मवादिनी थी घोषा, अपाला, विश्वारा, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अपाला, घोषा, सरस्वती, सर्परागी, सूर्या, सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, लोपामुद्रा, विश्वारा, आत्रेयी आदि। इन स्त्रियों ने वैदिक कालीन स्त्री की विदुषता होने का उदाहरण हमें उनके विद्वता भरे शास्त्रार्थ में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया था। बिल्कुल सही है। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, ये भी सही है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी, ये भी सही है। मौर्योत्तर युग में वैशाली जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, गलत है। क्यों? क्योंकि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ना कि वैशाली। तो यहाँ पे हो जाएगा मथुरा। ठीक है, मथुरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? ये कई बार पूछा गया है। तो मृच्छकटिकम है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाट्य की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना है और इसकी विषय वस्तु एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला कथन कहता है संगम साहित्य मुख्य रूप से तेलुगु भाषा में लिखा गया था, गलत है। क्यों? क्योंकि संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था, ना कि तेलुगु में। किस में लिखा गया था? तमिल भाषा में। ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरा है, संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकपियम और शिल्पादिकारम, मणिमेखलय शामिल है। तो दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये शासक है खारवेल। कौन सा? खारवेल शासक। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में चेदी वंश के शासक खारवेल द्वारा स्थापित करवाया गया है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य का भाग है? तो बौद्ध साहित्य का इसमें भाग है थेरी गाथा। कौन सा? थेरी गाथा। थेरी गाथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। थेरी गाथा में उन 73 भिक्षुणियों के उपदेश गाथाओं के रूप में संकलित हैं जो परम पद को प्राप्त हो गई थी। इनमें अधिकतर भगवान बुद्ध की समकालीन थी, जबकि अन्य जैन साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भरहुत स्तूप के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया। बिल्कुल सही है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के जातक कथा से संबंधित चित्रों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। भरूच मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक स्थल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है एक जो है ऐतिहासिक स्थल दिया गया है, एक तरह प्रसिद्धि का कारण दिया गया है और
पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। बुर्ज-होम गर्तावास के लिए जो है प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, सही है। महदहा हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण के लिए, सही है, ठीक है। उसके बाद खेतड़ी, खेतड़ी जो है प्रसिद्ध है तांबा के लिए, ना कि सीसा के लिए। किसके? तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है। दायमाबाद जोरवे स्थल के लिए प्रसिद्ध है, डी सही है। तो अब बात आती है सीसा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीसा प्रसिद्ध है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में सीसा जो है पाया गया, ये स्थल जो है ऐतिहासिक स्थल सीसा अफगानिस्तान से मिला, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी असत्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक श्रीगुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी पूर्व थे। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच शासक बना, जिनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, चचनामा में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो चचनामा में वर्णन मिलता है सिंध विजय का। किसका? सिंध विजय का। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसका उल्लेख अली अहमद है। इसके लेखक मतलब अली अहमद हैं। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध और तारीख अल हिंद व सिंध भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के गंगा के मैदान में अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है कि उत्तर भारत में इस तरह के अभियानों का उद्देश्य पंजाब से आगे महमूद के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसने 1019 और 1021 ईस्वी में 1019 और 1021 ईस्वी में गंगा घाटी में 2 और हमले किए। उसका लक्ष्य गंगा के मैदानों में अपने हमलों के माध्यम से धन अर्जित करना था। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था। कब? 1193। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था, परंतु ऐबक केवल काम शुरू ही करवा सका था कि उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसमें 3 मंजिलें जुड़वाई। कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीतल सल्तनत काल में प्रचलित सिक्का था। तो जीतल जो है प्रचलित था तांबा और चांदी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जीतल अथवा जित्तल सल्तनत काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजिया क्या है? तो जजिया है एक प्रकार का जो है कर है, मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर, ठीक है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने कार्य नहीं किया था? तो कार्य था, इसने सैनिक सेवा को वंशानुगत नहीं किया, बल्कि इसने सैनिक सेवा को वंशानुगत किया था। ठीक है, ये प्रश्नों को हमेशा जो है
ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, वंशानुगत किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। और बाकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किए गए कार्य जो है देख लीजिए। सिंचाई कर लगाने वाला यह पहला या दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके बाद जो है इसने इस्लाम स्वीकार ना करने वालों पर जजिया कर लगाया। उसने दारुल सफ़ा नाम का अस्पताल बनवाया जहाँ गरीबों का इलाज होता था, ठीक है। ए बी सी सही है। और डी, इसने सैनिक सेवा को वंशानुगत किया, ठीक है। तो ये जो है नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की मदद करने के कारण किसने उनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो ये हत्या करवाई थी जहांगीर ने, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनकी औरंगजेब 1618 से 1707 के आदेश पर हत्या करवा दी, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। तो अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य में शामिल है सभी दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में चारों ओर प्रमुख क्षेत्रों पर अपने शासन को मजबूत कर लिया था। तो ये थे जो है हरिहर प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के प्रमुख के रूप में जाना जाता था। उसने विजयनगर साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में चारों ओर प्रमुख क्षेत्रों पर अपने शासन को मजबूत कर लिया था। बुक्का राय प्रथम ने आरकोट, कोडाविड्डू के रेड्डी बंधु, मदुरै के सुल्तान प्रमुखों को हराकर न केवल अपने साम्राज्य का पश्चिम में बल्कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी के उत्तर तक विस्तार किया और उसका उत्तराधिकारी बना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ये सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी आंदोलन के प्रभावों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो वो शामिल नहीं था असहिष्णुता की भावना का विकास, ठीक है। भारत के सूफी आंदोलन के क्या प्रभाव थे जान लीजिए। भक्ति के प्रति आस्था का विकास, सहिष्णुता की भावना का विकास, भक्ति में नाच और संगीत का समावेश, उसके अलावा विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये प्राप्त होता था बिहार से। कहाँ से? बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में प्रमुख रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ बेशीन की संधि किस पेशवा ने की थी। तो बेशीन की संधि जो है की थी बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदारण्यम मार्च, जिसे वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह ब्रिटिश भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक ढांचा था। बिल्कुल सही है। सी राजगोपालाचारी ने इसके तहत नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह के समर्थन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक जुलूस का आयोजन किया। उन्हें अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर त्रिचुनापल्ली में वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी BISNC के अधिकार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। तो ये थे जो है
वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। सितंबर 1872 में जन्मे चिदम्बरम पिल्लई पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत करने के लिए तूतीकोरिन पहुंचे। यहाँ वो शैव सभा के संपर्क में आए और उनका रुझान साहित्य और संस्कृति की ओर बढ़ा। वो जिस इलाके में रहते थे वह व्यापार का बड़ा केंद्र था। वहाँ के समुद्री तट पर ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज़ों का कब्जा था। इनके माध्यम से ब्रिटिश कंपनियां भारतीय उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचती थीं और मुनाफा कमाती थी। दिसंबर 1906 में पिल्लाई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ, नेशावी सलाई, राष्ट्रीय गोदाम, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और देश बीमना संगम जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 से पहले भी चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मजदूर वर्ग का मुद्दा उठाया था और इस तरह वह इस संबंध में गांधी जी के अग्रदूत रहे। इनकी प्रमुख कृतियां जो है मियाँ राम 1914, मियाँ रिव 1915, एंथोलॉजी 1915, आत्मकथा 1946 इत्यादि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक थे? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो ये थे जो है महात्मा गांधी, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार के एकमात्र उद्देश्य से की थी। इसके पहले प्रचारक महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी थे। 1927 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का उदय हुआ और अंतिम सांस तक महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में महिलाओं के एक समूह ने बम्बई चौपाटी तक मार्च किया और अस्थायी चूल्हों या चूल्हों पर समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू किया? तो ये थे जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान बम्बई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों की टीम बनाई थी। इस टीम में कमला देवी चट्टोपाध्याय नेतृत्वकर्ता और अवंतिका बाई गोखले शामिल थीं। 1882 के भारत नमक अधिनियम ने न केवल सरकार को नमक के संग्रह और निर्माण पर एकाधिकार रखने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें इस पर कर लगाने की भी अनुमति दी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन पैम्फलेट किताब के जरिए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला? तो वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। 1896 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 14 अगस्त 1896 को ग्रीन पैम्फलेट के जरिए दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में भारतीय मजदूरों और कुलियों की स्थिति और मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया गया था, ठीक है। गांधी जी ने 22 अगस्त 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, उन्हें उनके मालिक गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। अतः न्यूनतम मेहनताना देकर अंग्रेजों द्वारा एग्रीमेंट कराना और इसी के आधार पर काम करने के लिए दूसरे देशों में भेजा जाना, विशेषकर अनुबंध प्रणाली के हिस्से के रूप में फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियन देशों में मजदूरों को भेजा जाता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी ताकि भारत में राजनीतिक सुधार को बढ़ावा दिया जा सके? तो ये बनाई थी जो है सर विलियम वेडनबर्न और डब्ल्यू.एस. केन दोनों ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी, जिसकी स्थापना सर विलियम वेडनबर्न और डब्ल्यू.एस. केन ने दादा भाई नौरोजी और अन्य भारतीयों के साथ मिलकर की। सर विलियम वेडनबर्न ने एक उदार सदस्य के रूप में सदन में भारत की शिकायतों को आवाज देने की मांग की थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे?
तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी द्वारा 1932 में स्थापित, छुआछूत मिटाने, हरिजन या दलित वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 वह दिन था जब मुस्लिम लीग ने भारत से अंग्रेजों के बाहर निकलने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए सीधी कार्रवाई करने का फैसला किया था। इसे 1946 के कलकत्ता नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रव्यापी सांप्रदायिक दंगों का दिन था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामलों में अपना निर्णय दोबारा स्थापित करते हुए अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुछ अधिकारों की घोषणा की थी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है जीवन रक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य का अधिकार, यह भी सही है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यह भी सही है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, यह भी सही है। ठीक है, मेनका गांधी मामले के बारे में ये पूछा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है, थोड़ा जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले 1978 में अपना निर्णय दोबारा स्थापित करते हुए अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुछ अधिकारों की घोषणा की। ठीक है, कौन कौन से अधिकार? जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, शयन का अधिकार और शोर और प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पुस्तक के लेखक डॉक्टर अंबेडकर हैं। ठीक है, 1936 इस पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर है। तथा पॉलिटिक्स की रचना यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने की थी। ठीक है, ये अरस्तु है, अरस्तु द्वारा लिखी गई पॉलिटिक्स, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई है अंबेडकर द्वारा। ठीक है, ये याद करिएगा, रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये थे बेनिगल एन राव। ठीक है, बेनिगल एन राव मतलब बेनिगल नरसिम्हा राव, जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं मतलब आईएएस थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं चुने गए थे? ठीक है, कौन नहीं चुने गए थे? तो वो नहीं चुने गए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य। अनुसूचित वर्गों में से 30 से ज़्यादा सदस्य भी इस सभा में शामिल थे, परंतु लाला लाजपत राय इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई परंतु मताधिकार की नहीं? ठीक है, तो वो थी 1892 के परिषद अधिनियम के प्रावधानों में बजट पर बहस करने और बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार शामिल था, किंतु पूरक प्रश्न पूछने या बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं था। 1861 अधिनियम के प्रावधानों में कार्यकारी परिषदों को गृह कानून, वित्त, सैन्य और राजस्व जैसे पोर्टफोलियो सौंपे गए। वायसराय को विधान परिषदों में नियम और कानून बनाने का अधिकार दिए गए। इस नियम ने जो है वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं थी। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता कौन नहीं थी? तो इसमें से जो है हमारा हो जाएगा एक भारतीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इसकी स्थापना की गई थी किसमें? भारतीय शासन सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, ठीक है, की गई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी जो है गलत है, बाकी सही है। 1935 का अधिनियम क्या कहता है? 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी, सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में आम चुनाव कराए गए थे, ये भी सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन डी सही नहीं है। आरबीआई की स्थापना की गई थी, ना कि एसबीआई की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करना है। पूछा गया है संवैधानिक विदेशी स्रोत और किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, सही है, ठीक है, ये सुमेलित है। फिर उसके बाद जो है आपात उपबंध पर विचार जर्मनी से, ये भी सही सुमेलित है। अवशिष्ट अधिकार का विचार कनाडा से, ये भी सही सुमेलित है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, ये भी सही सुमेलित है, यानी चारों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई? तो ये था जो है 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनमें से एक सदन को केंद्रीय विधानसभा तथा दूसरे सदन को राज्य परिषद का नाम दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा के लिए सदस्य संख्या 145 जबकि राज्य परिषद के लिए सदस्य संख्या 60 निश्चित की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के लिए पूना संसदीय क्षेत्र किसने रिक्त की जहाँ से निर्वाचित होकर वह संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे? तो वह थे एम आयकर जयकार, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए पूना संसदीय क्षेत्र एम आर जयकार ने रिक्त की जहां से निर्वाचित होकर वह संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर सर्वप्रथम अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, परंतु बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव सन 1952 में लड़ा था। इस चुनाव में अम्बेडकर को पराजय का सामना करना पड़ा। बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधने और भारत को मौजूदा स्वरूप देने का कार्य किसने किया था? तो ये कार्य किया गया था सरदार पटेल द्वारा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल करवाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। हैदराबाद, जोधपुर और जूनागढ़ और कश्मीर ऐसी रियासतें थी जो बाद में शामिल हुई। वीपी मेनन की मदद से सरदार पटेल ने सभी शासकों से दस्तखत कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय का दस्तावेज तैयार किया और इनको भी भारतीय संघ में मिलाया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट की आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो वो एक्ट था 1876 शाही उपाधि अधिनियम। 1876 को रॉयल टाइटल एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में मान्यता देता है। इस उपाधि को 1876 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के प्रोत्साहन पर ग्रहण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने वाले 3 सदस्यीय शिष्टमंडल के संबंध में कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है, तो पहला है एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री, बिल्कुल सही है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, ये भी सही है। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, वे सभी सही है। ठीक है, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने वाले एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भारत में भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, तथा एवी अलेक्जेंडर, एडर मिलिट्री के प्रथम लॉर्ड और नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है। तो महाभियोग एक किस तरह की प्रक्रिया होती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 कहता क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 61(1) क्या कहता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप हेतु प्रस्ताव लाएगा। 61(2) क्या कहता है अनुच्छेद? ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। ठीक है, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। ठीक है, 61(3) क्या कहता है कि जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है जब तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61(4) क्या कहता है? यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया हो तो आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कहता है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोगों को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार है। ठीक है, तो कथन हमारा ये सही है। ठीक है, फिर कारण कहता है, राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुछ समितियां दी गई हैं उससे संबंधित क्षेत्र पूछा गया है, सूची को मिलाना है। ठीक है, कालेलकर समिति जो है संबंधित है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, ठीक है, सही सुमेलित है। फिर सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंधों की जांच के लिए है। ठीक है, ये भी सुमेलित है। फिर बलवंत मेहता समिति है पंचायती राज से। फिर बीजी खेर समिति है राजभाषा से संबंधित, यानी चारों सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित विषय या क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 51 संघ से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 52 से 151 संघ से संबंधित है। ठीक है सर, और फिर उसके बाद 244 से 244 का जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध है। ठीक है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता कैग और महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक, पहला कथन हमारा कहता है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत किसी देश या प्रदेश का उच्च विधि अधिकारी होता है जो प्रायः विधिक मामलों में न्यायालय या सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। बिल्कुल सही है,
ठीक है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन किया गया है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का ऑडिट करता है और जो अपनी रिपोर्ट राज्य स्तर पर राज्यपाल को व केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को देता है। ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला कथन कहता है, देखिए पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन का कहता है कि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत संघ को सभी विधिक मामलों में विधिक मंत्रणा देने का कार्य महान्यायवादी का होता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, सूची को मिलाना है स्थापना वर्ष से। ठीक है, देख लेते हैं। एक तरफ राज्य दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष पूछा गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का स्थापना होती है 1956 में। कब होती है? 1956 में। नागालैंड की स्थापना होती है 1963 में। ठीक, गोवा की स्थापना होती है 1987 में और फिर उत्तराखंड की स्थापना होती है 2000 में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है जो किए जाते हैं उनमें प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के और लोक सेवा आयोग के सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्यागपत्र संबोधित युग्मों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। ठीक है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को, ये भी सही है। लोकसभा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति को, ये भी सही है। ये गलत है, लोकसभा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष को, ना कि राष्ट्रपति को। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ये याद रखेगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी याद रखेगा। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को देता ही है, ये जानते ही हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देता है और लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ संविधान संशोधन है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला है प्रथम 1951 में संपत्ति अधिग्रहण, बिल्कुल सही है। दूसरा है 42वां 1976 में हुआ, प्रस्तावना में 3 नए शब्द, ये भी सही है। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए। ठीक है, तो ये 3 जो है शब्द जोड़े गए। फिर 69वां 1991 में होता है, दिल्ली राज्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। ठीक है, और उसके बाद होता है 103वां 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण। मतलब चारों जो है सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी वरीयता क्रम में कौन सा होता है? सिविलियन अधिकारी पूछा है, तो सबसे ऊपर का होता है मंत्रिमंडल का सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी वरीयता क्रम में मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ठीक है, वो IAS अधिकारी होता है, प्रमोट होके सचिव बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है संघ सूची में रेल, बंदरगाह और अच्छा, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में सिंचाई, पुलिस और सफाई, ये भी सही है। समवर्ती सूची में परिवार नियोजन, शिक्षा और जनगणना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है समवर्ती सूची में जो है परिवार नियोजन, शिक्षा और जनगणना में से जो है क्या आता है? शिक्षा तो आती है। ठीक है,
उसके बाद जनगणना नहीं आती, जनगणना जो है राज्य संघ सूची का विषय है, ठीक है, जनगणना नहीं आती है, ये संघ सूची का विषय है। परिवार नियोजन आता है, ठीक है, परिवार नियोजन शिक्षा आती है लेकिन जनगणना नहीं आती, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे ऑप्शन सी सही जो है असत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मध्य मुख्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मध्य मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला का है, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सही है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य सभी अदालतों पर अधिकार हैं जो बदले में संबंधित राज्य की सीमा तक सीमित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के सभी मामलों और न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र है। तो तीसरा भी हमारा सही है। तो कौन सा हमारा इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मुख्य अंतर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछ लिया गया है, पिछला था हमारा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है हमारा कि लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा पूछा है कि सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला हमारा गलत है, क्यों? पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो? अच्छा नहीं, पहला हमारा सही है। ठीक ठीक, सही है, सही पूछा है, पहला हमारा सही है। फिर दूसरा है, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, यह भी सही है। तीसरा है हमारा, राज्यसभा के पास कम से कम 2/3 उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है, न कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए लोकसभा को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, सही है। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ये भी सही है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है, ये भी सही है। विश्व मानचित्र का निर्माता इराटास्थनीज नहीं है, बल्कि विश्व मानचित्र का निर्माता है अनेकजी मेंडर, अनेकजी मेंडर। ठीक है, ये विश्व मानचित्र का निर्माता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इराटास्थनीज ने क्या किया, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो है इराटास्थनीज था। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक था ये। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने सन 1927 में सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की थी। यह बताता है कि लगभग 1370 करोड़ यानी 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और ऊर्जा एक परमाणु के छोटे क्षेत्र में गहन थी। वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित युग्मक में से कौन सा असत्य है? सौर मंडल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, बिल्कुल सही है। फिर बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये भी सही है। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये भी सही है। शनि सबसे कम उपग्रह है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है सौर मंडल में 82 उपग्रहों चंद्रमा वाला जो है
शनि ग्रह है, तो जो है शनि के 82 उपग्रह हैं, यानी सबसे कम नहीं है। इसमें सबसे पहले सबसे अधिक उपग्रहों का रिकॉर्ड बृहस्पति के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों को खोज की। वर्तमान में बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है, खगोलीय दूरी की। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो खगोलीय दूरी की मापने की इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब पर कितने अंश झुका हुआ है। तो वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, यानी पृथ्वी की धुरी उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी कक्षा के तल से सूर्य के चारों ओर स्थित अंडाकार और हमेशा एक ही दिशा में इंगित करती है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसका ये कोण बनाता है और झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है, निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए, कौन से कोट के आधार पर सही है। ठीक है, प्रश्न ये कहता है, पहला, नक्षत्र दिवस क्या है। तो नक्षत्र दिवस एक माध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो सही है। उपसौर क्या है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, या 3 जनवरी को होता है। ये भी सही है। विषुव क्या है। तो 21 मार्च से 23 दिसंबर के सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व मानचित्र पर भारतीय भू भाग की स्थिति 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश जो है पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा, यानी अभी तो पहला हो गया है। ठीक है, पहला देश है। भारत के पास विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है या समय का अंतर है। तो ये अंतर है 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। फ्रांस इसके विदेशी क्षेत्रों समेत 12 टाइम जोन के साथ सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है इसमें सुमात्रा मेलानेशिया का हिस्सा नहीं है। मेलानेशिया ओशिनिया का जो है एक उपक्षेत्र है। न्यू गिनी दक्षिण पूर्व से फिजी तक प्रशांत द्वीप समूह को संदर्भित करता है। इसके 4 देश है, वानुअतु, सोलोमन द्वीप, फिजी तथा पापुआ न्यू गिनी। मेलानेशिया नाम जो है फ्रेंच में मेलानेशी का इस्तेमाल पहली बार 1832 में फ्रांसीसी नेविगेटर जूल्स ड्यूमांट डी ओरविल द्वारा किया गया था। उन्होंने 3 शब्दों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को नामित करने के लिए गढ़ा था, जिसे उन्होंने प्रशांत बनाने वाले 3 मुख्य जातीय और भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में देखा था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ये जानते ही होंगे, तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। तो वो उगाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तेंदुपत्ते का वनस्पति का नाम होता है क्वेपेचल तपे, उमसंदव, लसवद
मेहदम्बगम यह भारत और श्रीलंका का देशज है। तेंदुओं में विटामिन ए, सी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो उस चक्रवात को कहा जाता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है तूफान कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पूर्व मानसून अप्रैल से जून माह और मानसून पश्चात अक्टूबर से सितंबर की अवधि में विकसित होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों यानी 7 स्टेट के समूह का निर्माण करते हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो वो 7 स्टेट होते हैं त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो ये जो है 7 सिस्टर्स या 7 स्टेट कहे जाते हैं। ठीक है, 7 बहनें कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछता है, चैनल्स दिए गए हैं और रेखाएं, चैनल्स रेखाएं दिए गए हैं और संबंधित क्षेत्र पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है जो है हमारा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यानी सीमा हिस्सा है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव है, ये भी जो है सुमेलित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, ये भी सही है। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप पर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न भारतीय राज्यों के किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा वाले प्रश्नों को एकदम रट लीजिए। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब है या कोई इंपॉर्टेंट लैंड पड़ता है तो वो जरूर याद कर लीजिए। उससे तो हर साल एक सवाल पूछता ही है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछता है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा रांची झारखंड से होकर गुजरती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नज़दीक भारतीय शहर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है तथा सोन, रिहंद और बेतवा नदी को एक एक बार काटती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाब प्रवणता से आप क्या समझते हैं? तो दाब प्रवणता होती है दूरी के प्रति इकाई पर दाब का घटना, यानी 2 स्थानों के बीच वायुदाब दूरी की प्रति इकाई पर दाब घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता सदैव उच्च दाब की ओर परिवर्तित होती है, इसलिए जिस स्थान पर समदाब रेखाएं अधिक पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होती है। ठीक है, धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की इकाई का ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा सागर तल पर दाब अधिक पाया जाता है। सागर तल पर 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर 14 से 7 पौंड यानी 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का भार होता है। इसे इंच, सेंटीमीटर या मिलीबार में नापा जाता है। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब के मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा और पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक योहान गेलिस्टा टोरिसेली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाताग्र विलोमता को सही परिभाषित करता है? तो वाताग्र विलोमता को परिभाषित करता है ये सभी। इसे चक्रवाती विलोमता कहते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होता है। उष्ण वायु का शीतल वायु के ऊपर फैल जाना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कॉरियोलिस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। कॉरियोलिस बल के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है, इस प्रभाव से पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी तरफ विक्षेपित होते हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस प्रभाव में पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौने अपनी मूल दिशा से में विक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रभाव में पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती है। ठीक है, इसे कॉरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पौने अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। दूसरा सही है। कॉरियोलिस प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय शीतल पवनों को सूची में मिलाना है। स्थानीय शीतल पवन दिया गया है और स्थान दिए गए हैं। ठीक है, पहला है हमारा जो है बोरा। बोरा चलती है एड्रियाटिक तट पे। ठीक है, नारदर चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में और हबूब सूडान में। ठीक है, चारों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तरफ वायुमंडल की परत दिया गया है, एक तरफ संबंध दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी वायुमंडल की परत का संबंध किससे है? तो पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है का संबंध किससे है? तो क्षोभ मंडल वर्षा आंधी तूफान, समताप मंडल वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, ओजोन मंडल पृथ्वी का सुरक्षा कवच और बाह्य मंडल औरोरा की घटनाएं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मतलब सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा सूची को सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, एक तरफ प्रमुख उत्पादक देश दिए गए हैं। ठीक है, खनिज है और प्रमुख उत्पादक देश दिए गए हैं। तो सम्मिलित है इसका, तांबा चिली में जानते ही हैं, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में ये भी जानते हैं, चांदी मैक्सिको में और यूरेनियम कजाकिस्तान में। यानी सारे सही सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनजातियां एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ संबंधित क्षेत्र या देश दिए गए हैं। कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां हैं? बुशमैन संबंधित है कालाहारी से। ठीक है, किर्गिज मध्य एशिया से, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। पिग्मीज पाई जाती है कांगो बेसिन में। याकू पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। यानी सही सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा और जान लीजिए कि और कौन सी जनजातियां हो सकती हैं जो किसी क्षेत्र से संबंधित है। तो माओरी एक जनजाति होती है, वो न्यूजीलैंड क्षेत्र में निवास करती है। बद्दू जनजाति होती है अरब रेगिस्तान में। एस्कीमो एक जनजाति होती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। रेड इंडियंस पाई जाती है यूएसए और कनाडा में। बोरो जनजाति पाई जाती है ब्राज़ील में। माया पाई जाती है मैक्सिको में। आइनू पाई जाती है जापान में और मसाई पाई जाती है केन्या, युगांडा और तंजानिया में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान से सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो वापस एक बार पीछे करके फिर से सुन लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ फसल की किस्में दी गई हैं, एक तरफ संबंधित फसल दिए गए हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, कम से कम 30 से 35 प्रश्न सही सुमेलित करने वाले आते हैं। तो इन प्रश्नों को लगाना आसान होता है बहुत ध्यान से करके, क्योंकि 4 विकल्पों में से 2 विकल्प तो आपको याद ही होंगे, वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये लगाना आसान होता है। तो चलिए जानते हैं मैक्रोनी सोना। मैक्रोनी सोना किस तरह की है? तो मैक्रोनी सोना है, मैक्रोनी कल्याण सोना है गेहूं की फसल, जमुना जया है चावल की, अमृत पंथ जवाहर 45 है मूंग की और आज़ाद मालवीय चमत्कार है अरहर की। मतलब सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये थी फसल किस्मों और संबंधित फसल से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है, एक युग्म जो है असत्य है वो हमको जानना है। पहला है मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में है, बिल्कुल सही है। फिर जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, ये भी सही है। ठीक है, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच है, ये भी सही है। फोबेक्स जल संधि बेरिंग सागर और जावा सागर में नहीं है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि फोबेक्स जो जल संधि है वो तस्मान सागर और जावा सागर में है, ना कि बेरिंग सागर। यहाँ क्या हो जाएगा? तस्मान सागर। ठीक है, तस्मान सागर।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। बाकी सुंडा जल संधि जो है वो है जावा सागर और हिंद महासागर में। टोकरा जल संधि है पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर में। सारी जल संधियाँ सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। युकाटन जल संधि है मैक्स नको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में। टॉरेंस जल संधि है अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में। बास जल संधि है तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर में। बेरिंग जल संधि है बेरिंग सागर और चुकसी सागर में। हार्मुज जल संधि है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फिर उसके बाद तातार जल संधि है जापान सागर में ओकोटक्स सागर में। फार्मोसा जल संधि है दक्षिणी चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर। फिर विश्व की सबसे लंबी जल संधि है मलक्का जल संधि। बास्फोरस स्ट्रेट्स अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली विश्व की सबसे छोटी जल संधि है। कौन सी? बास्फोरस, ठीक है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक पाक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका का मोरक्को सटा देश है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, निम्नलिखित में से राजधानी दिया गया है उसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। मोरक्को की राजधानी है रबात और गुयाना की राजधानी है मलाबो, ठीक है। चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित जलप्रपातों और नदियों में से कौन सा कथन असत्य है? जलप्रपात और नदियों में से पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। पहला है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात गोदावरी नदी पर स्थित है, ये गलत है, क्योंकि शिव समुद्रम जलप्रपात वो कावेरी नदी पे है। कहाँ पे है? कावेरी पे, ना कि गोदावरी पे, कावेरी नदी पे है, ठीक है। तीसरा है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये सही है। कुंचीकुल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है, ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन बी असत्य है, ठीक है, ये याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी नामक बांध है। कुंचीकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। और कुछ जान लीजिए। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, जो करोनी नदी पर 997 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर यानी 3212 फीट है और गहराई 807 मीटर यानी 2648 फीट है। छत्तीसगढ़ के चित्रकोट जलप्रपात को एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। इसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। खोन दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कंबोडिया की सीमा के पास दक्षिणी लाओस में मेकांग नदी पर है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों से बड़ी है। दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो कि गलत है। बाकी जो है और कुछ मैंने फैक्ट बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1953 में, ठीक है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में मृदा संरक्षण के लिए की गई थी। केंद्रीय मृदा अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, ठीक है। भारतीय और कुछ फैक्ट जान लीजिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक कंपनी के रूप में भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी, जिसका उद्देश्य मृदा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह भारत के लगभग 43% भूमि क्षेत्र को कवर करती है। इसके अलावा डॉक्टर JW लैदर को भारत में मृदा विज्ञान एवं कृषि
रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है। भारत की मिट्टियाँ जो है कई वर्गों में विभाजित की गई हैं, जिनमें है पहला जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी है, चौथा है लैटराइट और पांचवें है मरु मिट्टी। दोमट मिट्टी भी होती है। दोमट मिट्टी सभी प्रकार की फसलें दोमट मिट्टी में पैदावार होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाल्को और हिंडाल्को भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है। इनकी स्थापना में प्रमुख सहायक देश क्रमशः थे। तो इनकी स्थापना में जो है प्रमुख सहायक देश थे सोवियत संघ और यूएसए। बाल्को की स्थापना में सोवियत संघ और हिंडाल्को की स्थापना में यूएसए। बाल्को स्थापना सोवियत संघ में कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को होती है यूएसए की जो है सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र है। वेदांता कंपनी की स्थापना होती है जर्मनी के सहयोग से झारसुगुड़ा उड़ीसा में। ठीक है। नालको कंपनी की स्थापना होती है फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा में। ठीक है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड यानी VAL के पास भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम क्षमता 23.2 लाख टन प्रतिवर्ष है। नालको का पूरा नाम नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है। नालको भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 में फ्रांस के सहयोग से की गई थी और इसका कार्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक। चीन दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा भारत का 8वां स्थान है। ये भी याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जलमार्गों के संबंधित। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जलमार्ग हैं एक तरफ संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, सही है, सुमेलित। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है सदिया से धुबरी। ये भी सही, सुमेलित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है कोल्लम से कोट्टपुरम। ये भी सही है। और जलमार्ग संख्या 4 है काकीनाडा से मरक्कानम। ठीक है, तो सारे सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ठीक, जलमार्गों को याद रखिएगा। ठीक, ये याद रखने वाले फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसमें से हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, लिंगानुपात का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यह लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना से कम रही है। वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां 1084 है। 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो कि 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो कि 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात 834 प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से संबंधित युग्मों को में से असत्य को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें से बिहार 1102 है, सही है। उत्तर प्रदेश 829 ये सही है। अरुणाचल प्रदेश 382 नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश कितना है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 17 है। ठीक है, केरल का 860 है, ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया है? तो वो था 1921। ठीक है, वर्ष 1911 से 1921 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में -0.31% की गिरावट दर्ज कराई गई थी, जिससे इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसलिए वर्ष 1921 की जनगणना को भारत के जनसंख्या के इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब जनसंख्या की बात ही हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लीजिए। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है।
यह मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का कारण हुआ। विश्व की पहली जनगणना 6000 साल पूर्व बेबीलोन में कराई गई थी। इसमें इंसान और मवेशियों की गिनती हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से संपन्न की गई। वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई। ब्रिटिश शासन के तहत संपन्न हुई इस जनगणना को प्रथम जनगणना आयुक्त 1881 WC प्लाउडेन थे। ठीक है। देश की जनगणना कराने का दायित्व तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में अंकित संघ का विषय है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जो फैक्ट मैं बोलते चल रहा हूँ उसको सुनते भी जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता दर ज्ञात करने है तो निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका एक ही सूत्र है, प्रभावी साक्षरता दर बराबर साक्षर व्यक्तियों की संख्या, उसको गुणा करना है 100/7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो ये जनसंख्या रहती है 16.51%। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 16.51% जनसंख्या रहती है। वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 16.16% था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये भी सही हो जाएगा, या 2001 में थी ये इतनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम बताना है। ठीक है, आरोही क्रम बताना है, देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम पूछा है, तो इसमें हो जाएगा बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और महुआ। ठीक है, अनुसूचित जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, और अनुसूचित जनसंख्या वाले जिलों का प्रतिशतता में अवरोही क्रम कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था एकमात्र व्यापारियों की कंपनी सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें धन निकासी की व्याख्या करते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था और कुछ कदम बढ़ाने चाहिए? तो ये कहा था कीन्स ने। ठीक है, कीन्स ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। ठीक है, उल्टा कहा था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत की जो इकोनॉमी है उसका भारत में स्थान है अभी 5वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 5वां। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर। केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या के 17% भाग को शरण प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का आधार वर्ष क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका आधार वर्ष होता है 2011-12। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। भारत में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का आधार वर्ष 2011-12 है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2011-12 से 2017-18 तक जीडीपी गणना करने के लिए आधार वर्ष बदलने पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था?
तो ये प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। कब? 1950-51 में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले एक साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सरकार की एक रिपोर्ट है। इसे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब एक ऐसे स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य निम्नलिखित होता है। तो उसका बाजार मूल्य क्या होता है? तो उसका बाजार मूल्य होता है कम से कम $1 मिलियन। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब एक ऐसे स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य कम से कम $1 मिलियन हो। ठीक है, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भारतीय स्टार्टअप परिवेश यूनिकॉर्न की संख्या के लिहाज से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। अमेरिका में 487 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं। चीन में 301 स्टार्टअप कंपनियां यूनिकॉर्न बनी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? तो 2022 का केंद्रीय विषय था फुर्तीला दृष्टिकोण। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का केंद्रीय विषय फुर्तीला दृष्टिकोण अर्थात एजाइल दृष्टिकोण था। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम 5G सेवाओं की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, कब की गई? 2019 में। बड़े पैमाने पर 5G अपनाने वाला पहला देश अप्रैल 2019 में दक्षिण कोरिया बना था। स्वीडिश टेलीकॉम दिग्गज एरिक्सन ने भविष्यवाणी की थी कि 5G इंटरनेट 2025 के अंत तक दुनिया की 65% आबादी को कवर कर लेगा। भारत में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6वें एडिशन के उद्घाटन के साथ की थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि बजट घाटे की चरम सीमा में था। ठीक है, 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने इसे पटल पर पेश किया। इस बजट को ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वित्त वर्ष 1973-74 के दौरान 550 करोड़ का घाटा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला कथन है प्रथम अवस्था। अच्छा, ये पूछा जा रहा है सही कथन। ठीक है, पहला है प्रथम अवस्था तो उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर, पहला सही है। ठीक, दूसरा है इसमें द्वितीय अवस्था यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, प्रथम अवस्था है उच्च जन्म दर। अच्छा, दूसरा कथन हमारा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, क्योंकि प्रथम अवस्था के बारे में यही सही है, उच्च एवं अस्थिर जन्म मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या दर। ठीक है, द्वितीय अवस्था क्या होती है? उच्च दर जन्म दर और गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तृतीय अवस्था होती है कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या। चतुर्थ अवस्था होती है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर धीमी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की व्याख्या की जाती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? तो इसका सर्वाधिक मानदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है, देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक समृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, जबकि न केवल मौद्रिक आय और सांकेतिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि के रूप में।
आर्थिक समृद्धि से मतलब किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्य रूप से यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो माना जाता है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक अर्थव्यवस्था में सभी निवासी उत्पादकों द्वारा जोड़े गए कुल सकल मूल्य को संदर्भित करता है। अर्थव्यवस्था में विकास को स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन से मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है लॉरेंस वक्र। अच्छा, इसमें क्या सही है क्या नहीं वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो एक इस बारे में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापन पहला है लॉरेंस वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो कि निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। सही है। गिनी गुणांक किसी देश के या देशों के बीच आय की असमानता का मापक है। यह जनसांख्यिकीय वितरण के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संकेतक है। यह भी सही है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था के कुल आय को मापा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुटनेट्स को माना जाता है। यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। ठीक है, यानी सभी सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कहता है आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। सही है, उपयोग किया जाता है। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की है और वर्तमान सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है। तो कथन हमारा सही है। कारण हमारा कहता है 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। वह भारत के लिए एक आर्थिक नियोजन की वकालत करने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। यह भी सही है। दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, एक तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है। कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन की शुरुआत होती है 2014 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत होती है सन 2000 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत होती है 2019 में और स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है शुरुआत होती है 2015 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इफ़को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इफ़को के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है इफ़को को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। यह भी सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है। यह भी सही है। मतलब सभी कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसे इफ़को भी कहा जाता है, एक बहुराज्य सहकारी समिति है। इफ़को का पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इफ़को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इफ़को की 40,000 सहकारिताएं सदस्य हैं। इफ़को के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। ठीक है, इफ़को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश के आंवला में स्थित है। इफ़को में 5 अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयां हैं जो शिपिंग डॉक्स और कच्चे माल तक आसान पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से स्थित हैं। 5 संयंत्रों में से 3 संयंत्र यूरिया उत्पादन के लिए, 1 संयंत्र एनपीके डीएपी के लिए और 1 संयंत्र एनपीके डीएपी और फास्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए चालू है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेंसेक्स और निफ्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछा है कौन से कथन सत्य है। पहला है सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए गए 30 शेयरों से बना एक स्टॉक
मार्केट इंडेक्स है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE से जुड़ा हुआ है। इसमें इस इंडेक्स में 50 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। सही है। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में से 2 BSE और NSE राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी सही है। सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मेथड से किया जाता है, जबकि निफ्टी की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा सारे सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। भारत में 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है। इसका नियंत्रण एक खास कानून यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा होता है। इस उद्योग को 1987 में सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोला गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 रुपए का नोट कौन निर्गमित करता है? तो 1 रुपए के नोट को निर्गमित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बैंकिंग अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में नोट निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। तो सभी नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, परंतु 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन RBI का कार्य नहीं है? RBI का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसमें से RBI का कार्य नहीं है जनता को पैसा उधार देना। ठीक है, RBI के जो है कुछ कार्य हैं वो जान लीजिए, कौन कौन से RBI के कार्य हैं। तो RBI के कार्य हैं मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना, सरकार का बैंकर और बैंकरों का बैंकर के रूप में काम करना और साख नियंत्रित करना। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक दर रिवर्स रेट और रेपो रेट का निर्धारण करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ हमारा सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ समितियां दी गई हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, सूची को मिलाना है। ठीक है, रंगराजन समिति संबंधित है बचत और निवेश के लिए आकलन के लिए। ठीक है, मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता के लिए और राकेश मोहन समिति है आधारीय वित्तीय संरचना के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी सुमिलित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 में। ठीक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण एवं विकास के लिए और साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? तो ये ब्याज दिया जाएगा 7.5%। ठीक है, कितना? 7.5%, 2 लाख की बचत पर, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन सा नहीं है? तो मनोरंजन कर जो है, मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, और उदाहरण नहीं है तो इसमें से जो है आयकर, धनकर और निगम कर प्रत्यक्ष कर होते हैं, निगम कर। ठीक है, निगम कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा एक माध्यम से वसूला जाता है, एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क,
मनोरंजन कर, उत्पाद कर जैसी चीज़ों पर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर अंतिम रूप से भी करदाता द्वारा दिया जाता है, जैसे आयकर, धन कर और निगम कर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म एक तरफ है और एक तरफ नगर दिया गया है। ठीक है, और सुमेलन पूछा है। चित्रकूट में किसका जन्म हुआ था? तुलसीदास का हुआ था। बदायूं में हुआ था निजामुद्दीन औलिया का। पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का। और वाराणसी में हुआ था रविशंकर का। सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो वो देश है ब्राजील। कौन सा देश? ब्राजील। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद द्वारा 30 नवंबर 2015 को जो है पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र यानी COP21 के दौरान की गई थी। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। यह दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और कार्बन तटस्थ भविष्य में संक्रमण के लिए एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसमें एक साथ इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस शामिल हुए, जिससे सदस्यता बढ़कर 102 हो गई थी। हाल ही में 7 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबोडास शामिल हुए। सीरिया फरवरी 2022 में शामिल होकर 103वां सदस्य देश बना। फरवरी प्रथम सप्ताह 2023 में ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया, जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के लिए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की तैनाती को बढ़ाने के लिए क्रिया उन्मुख सहयोगी मंच है। भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे अरन्ना कोरिया डो लागो ने आर्थिक कूटनीति के संयुक्त सचिव की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक किस पर्वतीय शहर में आयोजित की गई? तो पर्वतीय शहर जान ही गए होंगे, कौन सा पर्वतीय शहर था? तो ये था देहरादून। कौन सा? देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक 4 फरवरी 2023 को संपन्न हुई। राज्य के मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ संबंधित सूचकांक दिए गए हैं, एक तरफ भारत का स्थान दिया गया है। भारत का स्थान 2022 में। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान था 135वां, नवाचार में था 40वां, मानव विकास में 32वां और हेनले पासपोर्ट में 27वां। ठीक है, तो चारों सही सुमेलित हैं, तो कौन सा इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा? इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा साल फरवरी 2023 में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया लद्दाख में। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के विकास के लिए ऑपरेशन सद्भावना को 4 फरवरी 2023 में शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों की हर प्रकार से मदद करना है। भारतीय सेना वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल संचालित कर रही है, जिसमें से 2200 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो शहर हैं जो है म्यांमार। ठीक है, हाल ही में 2023 में पूर्वी एशियाई देश म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने, ठीक है, दक्षिण के 4 क्षेत्रों और 37 शहरों और 4 राज्यों में मार्शल लॉ घोषित किया। मार्शल लॉ क्या होता है कि मार्शल लॉ विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथों में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान में इसे लागू किया गया था।
अब तक पाकिस्तान में भी 4 बार मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। भारत में जनरल डायर की कमान के दौरान मार्शल लॉ लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि दो से अधिक लोग एक समूह में स्थापित नहीं कर सकते और ना ही एक स्थान पर एकत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो वो खोला गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के गुब्बी तालुक में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के तहत एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया। इस पहल से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 8 से 29 अगस्त 2022 तक वज्रपहाड़ का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार 2022 का 13वां संस्करण 8 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। यह वार्षिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन USA में आयोजित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2022 को कौन क्रिकेट इतिहास के तीनों प्रारूपों में 100 रन मैच खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बल्लेबाज है विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के पहले ही मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। कोहली भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। साथ ही वो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT है रुड़की। ठीक है, रुड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वस्थ गर्भ विकसित किया है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में निम्नलिखित में से किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो ये आमंत्रित किया गया था भारत को। ठीक है, भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने भारत को 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन मुख्य देश की भूमिका में है। ठीक है, और मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की शुरुआत 1933 में हुई थी। स्पेन के गृह युद्ध के कारण यह कुछ वर्षों के लिए बंद हो गया था। मैड्रिड बुक फेयर का दायरा अंतर्राष्ट्रीय है, हालांकि इसमें मुख्य रूप से स्पेनिश भाषी देशों की पुस्तकें होती हैं, परंतु यह आयोजन अतिथि देश के साहित्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ GI टैग उत्पाद दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित राज्य और जिले दिए गए हैं। ठीक है, किससे संबंधित कौन से राज्य जिले? तो इसमें से रटौल आम हो जाएगा। रटौल आम संबंधित है बागपत उत्तर प्रदेश से, रक्त से कारपो खुबानी है लद्दाख से, देसावर पान है महोबा उत्तर प्रदेश से, और ओना टुकारा इल्लो तिल है केरल से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, G20 देशों द्वारा मटेरा घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 2021 में। ठीक है, मटेरा जो कि इटली में है, 30 जून 2021 को G20 देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा को रेखांकित करने के लिए मटेरा घोषणा पत्र कृषि विविधता को मान्यता दी, जो छोटे एवं मध्यम किसानों के कल्याण, स्थानीय खाद्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने और कृषि विविधता को मान्यता देने जैसे मामलों को दर्शाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वाट चर्चा में रहा, यह क्या है? तो स्वाट जो है क्या है?
उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वाट है क्या? SWOT। स्वाट क्या है जान लीजिए इसके बारे में। अमेरिका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एड्यूस स्पेटिसल यानी CNES ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी के सभी स्रोतों को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी इसका जो है मिशन लॉन्च किया है। स्वॉट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वाइडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्च किया गया था। मिशन की अवधि 3 साल है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नासा के अनुसार स्वॉट चक्रीय रूप से 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगी। उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्री में पानी की ऊंचाई को मापेगा। नासा मुख्य रूप से अपने 2 प्राथमिक स्पेस पोर्ट से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। एक फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरिड द्वीप पर जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में वाइडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूपी मिशन शक्ति अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम प्रश्न है आज का हमारा। ठीक है, पूछा जा रहा है यूपी मिशन शक्ति अभियान। ठीक है, यूपी मिशन शक्ति अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन हमारा सत्य है? ठीक है, पहला कथन कहता है मिशन शक्ति अभियान को 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ये भी सही है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ये भी सही है। ठीक है, वर्तमान में जो है प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसका आयोजन संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। ठीक है, तो ये रहे 150 प्रश्न हमारे आज के। उम्मीद है आपको जो है पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो लाइक करिए। ठीक है, तो आज ये हमारा कौन सा टेस्ट था? आज हमारा ये 13वां टेस्ट था। ठीक है, 12 टेस्ट हो चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आए होंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।